अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयद आयशा नाज। इब्तिदाई प्रोग्राम में तारुफ मेहमानों का। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है अदनान आदिल साहब लाहौर स्टूडियो से, जबकि अबूज़र सलमान न्याज़ी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे शो का हिस्सा हैं और राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। और हम बात करने जा रहे हैं आने वाले हफ्ते की कि जो आइंदा हफ्ता है वो सियासी, माशी और आइनी लिहाज से कितना हंगामा खेज साबित हो सकता है। पाकिस्तान के लिए एक नई रोलर कोस्टर चलेगी इस पूरे हफ्ते, क्योंकि कुछ सुबुकदोशियाँ हो रही हैं, एक मुद्दत मुकम्मल हो रही है, तो आइंदा हफ्ता इस लिहाज से नहायत अहम है। कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? अगर हम बात करें सियासी महाज पे, तो क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है आइंदा हफ्ते? क्या सदर साहब कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, इस्तीफ़ा दे सकते हैं, जिस पर यह कयासा रैया की जा रही थी कि एक मुलाकात के बाद सिग्नेचर्स उनसे ले लिए गए इस्तीफ़े पर? क्या नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का हतमी ऐलान हो सकता है? बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबर भी चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो अरेस्ट हो सकती हैं। सियासी लीडरशिप जो इस वक्त अपने होंठ लब सी कर बैठी है, वो अवामी इशूज़ पर अपनी खामोशी तोड़ सकती है। क्या मुर्दा कफन फाड़ कर बोल सकता है? और PTI के अलावा किन किन सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग हो सकता है? क्या वो नाम सामने आएंगे जिनका जिक्र एक मुलाकात के दौरान किया गया? सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में किसी तौर कमी आ सकती है। यह है सियासी महाज पर जो चेंजेस एंटीसिपेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अदालती महाज की तरफ आएँ, क्योंकि वहाँ पर भी चेंज ऑफ कमांड है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू 90 रोज़ में इलेक्शन की पिटिशन मौजूद है। मरदमशुमारी पर CCI का जो फैसला है उसको कलअदम किए जाने के चांसेस हैं, ये वहाँ इल्तिजा की गई है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत अहम दरख्वास्तें पाइपलाइन में हैं, तो कौन सी दरख्वास्त टेकअप की जा सकती है? कौन सा बड़ा फैसला आ सकता है? क्या एक बार फिर जुम्मा जो है वो सरप्राइजिंग साबित हो सकता है? और इसके अलावा चेयरमैन PTI को किसी अदालत से कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? और 14 मई के फैसले पर जो अमल दरामद नहीं हो सका, वो फैसला तो अपनी जगह बरकरार है। क्या अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन रिकमेंड किया जा सकता है? इसका कोई फैसला आ सकती है? अपनी जगह पर हम सवाल। और अगर माशी महाज की बात करें तो वहाँ क्रैकडाउन जारी है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी चल रहा है, काउंटडाउन भी मीनवाइल शुरू हो चुका है। तो जो क्रैकडाउन है क्या वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा या इसके रास्ते में कोई रुकावटें आ जाएंगी? और इसके जो समरात हैं वो टेम्परेरी होंगे या परमानेंट? क्या डॉलर की कीमत मज़ीद कम होगी? फैसल वाबडा साहब ने जो फरमाया, कहाँ तक जाएगी? चीनी की कीमत अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी? क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद, क्या उनका दौरा पाकिस्तान मुमकिन हो पाएगा, या जो उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो पूरी हो पाएंगी? मईशत के हवाले से क्या हमें कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है? क्या बिजली चोरी में जो कमी है उसके समरात अवाम तक भी मुंतकिल किए जाएंगे? महंगाई से सताई अवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं? ये बहुत अहम सवाल आइंदा हफ्ते के लिए हैं। और अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, या आखिरी शमे भी बुझाने के लिए ये बस उम्मीदें हैं, और एक एक करके सारी शमें बुझ जाती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। सारे इंडिकेटर्स तो मैंने सामने रख दिए। राना साहब, आने वाले हफ्ते में क्या समझते हैं आप, क्या ऐसा हो सकता है जो हलचल मचा देगा हर महाज पर? फिलहाल तो हलचल हम दोनों ही मचाएंगे। और ऐसी बात ना करें, आप सबको शामिल कर रहे हैं, हम दोनों नहीं, हम पांचों। नहीं, मैंने पांचों कहा पहले, कि पहले हम दोनों ने कहा था, क्योंकि हम पहले हम दोनों बात कर रहे हैं इसलिए कहा था। आप तो बाकी एकदम ही हौसला ही नहीं किया तुसी। पॉइंट ये है, देखे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के डाई हार्ड लोग हैं, डाई हार्ड, जो कि शुरू से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ है। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पंजाब के, उस वक्त से उनके साथ हैं। उनका एक कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अभी वापस नहीं आना चाहिए, यानी कि अक्टूबर में भी उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, अब ये वो ग्रुप है, ये अंकल्स का ग्रुप है। देखें, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा थी ना, बेनजीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई थी तो उनके इर्द गिर्द अंकल्स थे। जाम सादिक अली अंकल, ठीक है, इस तरह के और बहुत से अंकल्स थे मोहतरमा के इर्द गिर्द। तो ये भी यहाँ पे मरियम बीबी को अगर दोबारा से एक्टिव करना है पॉलिटिक्स के अंदर, और मरियम बीबी को पिच करना है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये अंकल्स जो हैं ये चाहते ये हैं, उनमें से वन ऑफ द अंकल्स इज लाइक लुकिंग फॉर दिस थिंग, कि वो पीछे हट जाए, वो उनके साथ ना हो। अगर वो वजीर आजम बन जाती है मरियम बीबी, तो यही अंकल्स में से कुछ अंकल्स ऐसे हैं
जो चाहते ये हैं कि वो बैकड्रॉप में चले जाएं, यानी कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ज़रूर होंगे, उनके साथ ज़रूर चलते रहेंगे, लेकिन अगर मरियम बीबी बनती हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो इन अंकल्स जो हैं, कुछ अंकल्स पीछे हट जाएंगे, वो उनके साथ उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और उनके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ चलेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं चलेंगे। और अगर सपोजिटली जनाब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब दोबारा यहाँ पे जनाब एक्टिव हो जाते हैं और जैसे वो कहते हैं कि जनाब वो कईयों के आंखों के तारे हैं वो, और वो जनाब दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा आ जाते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं, तो फिर तो अल्लाह ही खैर करेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि फिर वही अंकल्स जो हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नहीं चलना चाहते, वो नहीं चलना चाहते, ना उनकी कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते, ना उनकी हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते, उनके साथ नहीं चलना चाहते। तो शहबाज शरीफ साहब जो है, क्या सोचना ये चाहिए, देखना ये चाहिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो है जिन्होंने 16 माह हुकूमत की, उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून को कितना डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुई मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून काफी डैमेज हुई उनकी वजह से, उनके वजीर आजम बनने की वजह से। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, पक्का वोट बैंक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके और इसमें आर्गूमेंट ही नहीं है कोई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट बैंक नहीं टूट सकता, ना टूटेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो शहबाज शरीफ साहब के होते हुए शायद मरियम बीबी के लिए रुकावट बन जाए, ठीक है, और वो रुकावट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट उनके लिए शायद रुकावट बन जाए। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ, आई पर्सनली थिंक, दिस इज माई पर्सनल टेक, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं और इलेक्शन से कुछ अरसा पहले ही वापस आएंगे, शायद अक्टूबर में भी वापस ना आए, लेकिन कुछ अरसा पहले वापस आएंगे और वो मरियम बीबी को एक बूस्ट देंगे। मरियम बीबी को एक बूस्टर मिलेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने से, और उनको पिच किया जा सकेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर मरियम बीबी को, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही ये कर सकते हैं अनटिल अनलेस आखिरी वक्त में या मियां साहब ये डिसाइड करें कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। सब कुछ जो वहाँ हो रहा है ना राना साहब, जाहिर है वो उनकी जो भी वहाँ मसरूफियात है वो पाकिस्तान के हवाले से हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। गैर मामूली मुलाकात कामरान टिसोरी साहब से समझी जा रही है, उसके अहदाफ आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? वो तो ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून से हैं, वो जिस तरह वो बात करें कि वो आएंगे और जीतेंगे। इज ये पार्ट ऑफ द प्लान, नेक्स्ट प्लान ऑफ PMLN? मैं असल में मैं डिटेल में नहीं जा सकूंगा, मैं इसमें माजरत चाहता हूं। लेकिन टसूरी साहब का ये है कि टसूरी साहब, आई पर्सनली थिंक, देखिए आउट ऑफ द ब्लू एक गवर्नर, किसी भी सूबे का गवर्नर आउट ऑफ द ब्लू जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिल रहा हो, वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इट्स आउट ऑफ द ब्लू। आई पर्सनली थिंक कि वो किसी ना किसी का बहुत अहम पैगाम लेके गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि उसी मीटिंग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं और इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि किसी का पैगाम है और बहुत अहम पैगाम है जो टसूरी साहब लेके गए हैं। ठीक है, इसी में आपने बता दिया, आप कह रहे थे आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इससे समझने वाले समझ जाएंगे। जो दूसरा एक महाज है, ये सियासी महाज पे राना साहब ने बात कर दी। अबू ज़र, मुझे आपसे अदालती महाज के ऊपर, क्योंकि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, कल जुमा है। नैब तरमीम के हवाले से भी कोई एक्सपेक्टेड फैसला आ सकता है, और एतजाज़ एहसन साहब तो हमें ये एक तरह से उकसा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि आप फौजी अदालतों के केस का फैसला देकर घर चले जाएं, आराम करें, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा कोई गैर मामूली फैसला देकर तारीख रकम कर सकते हैं आने वाले चंद दिनों में? देखें, ये पिटीशन फाइल नहीं की है, ये सिंध बार फाइल, सिंध बार काउंसिल ने ये पिटीशन, उनके जो लॉयर हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, और ये एक काफ़ी पिटिशनर्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स के जो उसमें हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना कोई डायरेक्ट लिंक है ना इनडायरेक्ट लिंक है। एक ये इंडिपेंडेंट फोरम गया, इससे पहले फैसल सिद्दीकी साहब गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन है। इसमें जो अमेंडमेंट्स की हैं, जो उसमें ये बेसिस पे भी चैलेंज किया कि सदर ने इसमें कोई सेंट नहीं दिया हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये सोचना कि इसके ऊपर हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं कोई फैसला देंगे, तो मेरे ख्याल से आई डोंट एग्री विद इट, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये केस जो होगा डिसाइड होगा, बिल्कुल होगा,
लेकिन ये काजी फाइज ईसा साहब का बेंच डिसाइड करेगा, जिसको वो हेड करेंगे। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मेरी प्रेडिक्शन भी ये है, वो इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। ये जो अमेंडमेंट्स भी आई हैं, जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल भी हो रहा है, इसको स्ट्राइक डाउन होगा। ये अमेंडमेंट्स नैब तरमीम की आप बात कर रहे हैं, बंदयाल साहब नहीं करेंगे इसका फैसला? शॉर्ट एंड स्वीट जिसकी बात उन्होंने की। नहीं, मैं अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अमेंड है, उसका वाइडन हो गया था स्कोप, उसको चैलेंज किया गया है। इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के अलावा भी जो वो है, वो फैसला बंदयाल साहब करके जाएंगे, जो नैब अमेंडमेंट है। और मुझे लग रहा है, मेरी रीडिंग यही है कि वो स्ट्राइक डाउन ही होंगी नैब की अमेंडमेंट। अच्छा, इसका नुकसान फिर किस किस को हो सकता है? नुकसान अगर स्ट्राइक डाउन की जाती है वो तरामीम, किस किस को हो सकता है? एक लिस्ट तो आई है सामने। लेकिन नैब की अगर तरामीम स्ट्राइक डाउन होती हैं, तो फिर उसमें तो मेजरली आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है वही उसमें आएगी, और ये एक पार्टी नहीं जाएगी, इसमें सारी ही इससे करेंगी। और इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी अमेंडमेंट्स में, जैसे रिमांड से रिलेटेड इश्यूज, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बुरी थी, जिससे आपके जो मेजर करप्शन स्कैंडल्स हैं उसमें से निकलने का बड़ा आसान तरीका एक्सेस टू जस्टिस की वॉयलेशन थी आर्टिकल 9 की आपकी। लेकिन कुछ उसमें अच्छी अमेंडमेंट्स भी थी। अब देखें उसके कितने सेक्शंस वो स्ट्राइक डाउन करते हैं, सारा करते हैं, कुछ हिस्सा करते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर वो स्ट्राइक डाउन हो जाती है, तो जितने लोग बेनिफिशरीज हैं पिछले एक साल से, जिन्होंने अमेंडमेंट्स की बेसिस पे जिनके रेफरेंस वापस गए हैं, जाहिर बात है वो फिर अलाइव हो जाएंगे करप्शन के केसेस जितने भी उससे रिलेटेड हैं। ठीक है अदनान आदिल साहब, मीनवाइल जब हम माशी महाज की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि इस वक्त पॉलिटिकल इलीट हमारी ना टोटल इररेलेवेंट हो चुकी है अवामी मसाइल से। अवाम बिलों की वजह से रो रहे हैं और वो अपने बिलों में घुसे हुए हैं। कोई यहाँ पर अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। ज़ाहिर है क्या मुँह क्या दिखाएंगे, सारे फैसले तो यही करके गए। सो इलेक्शंस तो तभी हो सकते हैं ना जब पॉलिटिक्स होगी इस मुल्क के अंदर, लेकिन आपको इस मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस के इम्कान दिखाई दे रहे हैं? बेशक आवाज़ें बहुत सही, देखिए दबाव तो बहुत है, क्योंकि अदलिया भी फैसले कर रही है, पहले भी कर चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो फैसला है वो तो कौमी इलेक्शन पे भी लागू होता है कि 90 रोज़ में करवाना लाजमी है। और अब जो अगर सदर अलवी जो हैं वो डेट दे देते हैं, देखना होगा कि उनका क्या रवैया। अगर वो नहीं डेट देते आइन के मुताबिक, तो वो भी मिसकंडक्ट में शुमार किया जा सकता है। हालांकि कल आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि डेट देकर चुप करके बैठ जाए, डेट दे दें और फिर जो अमल नहीं करेगा वही पकड़ा जाएगा, जिम्मेदार वही होगा। वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो क्या मसलहत से काम लेते हैं या डेट देते हैं या नहीं देते हैं। सदर अलवी का रवैया जो है आने वाले दिनों में तर्ज अमल बहुत काउंट करेगा। और आला अदलिया का आज तो वकला कन्वेंशन ने एक टीका लगाया है विटामिन का अदलिया को कि तुसी उन्ना चौकस हो जाओ तो आइन ते अमल करो, असी तुहाडे नाल हां। तो 1 लाख वकील हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के अहदेदार नहीं गए आज कन्वेंशन में, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, सब पार्टियों के वकला वहाँ मौजूद थे। जिसका मतलब है कि वकला और जो है उन्हें अदलिया को बकअप कर रहे हैं कि आप जो हैं कमज़ोर ना पड़ें। इंतज़ामिया अगर आपके फ़ैसलों पे अमल नहीं भी कर रही तो आप डट कर खड़े हो जाएं। अब देखना ये होगा कि ये मूवमेंट कितना मोमेंटम इख्तियार करती है और आला अदलिया जो है वो क्या विटामिन के टीके से तगड़ी होती है या नहीं होती। और ये क्या विटामिन का टीका थोड़ा लॉन्ग रन में भी चलेगा? एक चेंज ऑफ कमांड के बाद भी ये कंटिन्यू कर पाएगा? क्योंकि अब अगले महीने जो हैं और भी कुछ बड़े ओहदे जो हैं सरकारी रियासती ओहदे, एक ओहदा खास तौर से उस पर तब्दीली आने वाली है या कंटिन्यूएशन है? मेरा ख्याल है तब्दीली आएगी, तो उससे भी हवा का रुख पता चलेगा। और ये जो अब बात अगर कर रहे हैं, जैसे माशी प्लान की एक तरफ बात हो रही है कि जो सऊदी अरब से पैसा आएगा, मुत्तहिदा अरब इमारात से आएगा, लेकिन वो 5 साल में आएगा। 2 से 5 मसाइल तो अब हैं, इस वक्त हैं, लेकिन देखिए ये मसाइल का हल नहीं होता। मसलन ये कि मैं मिस्र का देख रहा था कि मिस्र को सऊदी अरब ने $40 अरब 7-8 साल में दिए, मगर मिस्र अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका। स्ट्रक्चर ही नहीं। अमेरिका ने 40 सालों में $80 अरब दिए ग्रांट्स, और वो पाँव पे नहीं खड़ा हो सका। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पैसा आया भी तो ज़ाया हो गया। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो खुशफहमी है कि सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात से आएगा, अवाम को आपने देखा कि IMF ने कहा कि आप 200 यूनिट की किस्तें कर दें, जिसके 200 यूनिट तक बिल है, तो किस्तें देने से तो कोई रिलीफ ना मिला ना लोगों को।
वो तो पैसे तो उन्हें देने ही पड़ेंगे, किस्तें अगर आप कर भी दें, और पन बिजली का रेट फिर बढ़ा रहे हैं। तो ये जो महंगाई है, ये 2-3 बड़े फैक्टर्स मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। एक आला अदलिया का तर्ज अमल जी, दूसरे इकॉनमी की जो सिचुएशन है, ये अवाम अनारकी की तरफ तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो लो इंटेंसिटी अनारकी हमें लग रही है। तीसरे दहशतगर्दी की लहर, जैसे चित्राल में हमला हुआ और वहाँ पर वो 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और 4 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। बन्नू में हुआ था तो उसमें 9 जवान शहीद हो गए थे। तो ये जो दहशतगर्दी की लहर तेज़ हुई है, दहशतगर्दी, माशी सूरत हाल जिसमें अवाम परेशान है, और आला अदलिया का तर्ज अमल, इन सारी सूरत हाल में अगर नवाज़ शरीफ आते हैं तो उनके लिए वैसे मैदान तो खुला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसको वो इतनी तितर बितर हो गई है और उसके बारे में यही है कि शायद उसके निशान पे कोई इलेक्शन भी ना लड़ सके। तो उनको अगर इलेक्शन में फ़र्ज़ कीजिए कि नवाज़ शरीफ आ जाएं, कैंपेन भी करें, वोटिंग भी हो जाए और तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर दे और लो टर्न आउट हो, तो मुल्क में इस्तेहकाम अच्छा, तो नहीं आएगा। पीटीआई चीफ जिनकी आप बात करें, उनके हवाले से क्या अदलिया कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती जो गैर मामूली हो और उनको रिलीफ मिल सके? या आपको पता है पस मंज़र में वो कोशिशें होती हैं जो दोस्त ममालिक के लीडर्स कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है इस अरसे में, आने वाले 1-2 हफ्तों में? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पीटीआई चेयरमैन के लिए कोई रियायत जो है रियासत करने के लिए तैयार नज़र आती है, और वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, मसालेहत करने के लिए तैयार नहीं है। वो बातचीत की तो बात कर रहे हैं। को अगर फ़र्ज़ करें मोहम्मद बिन सलमान को रोल प्ले करते हैं या मुत्तहिदा अरब इमारात, चूँकि हम उनसे पैसे बहुत लेते हैं, हमारा उन पर बहुत इन्फ्लुएंस है, उनका इन्फ्लुएंस हम पे बहुत है। वो पहले भी सऊदी अरब जो है भुट्टो के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक रोल प्ले कर चुका है। तो अगर वो कोई रोल प्ले करते हैं और इमरान, वो पीटीआई के चेयरमैन, माफ़ी चाहता हूँ, तो वो तैयार हो जाते हैं तो फिर शायद, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ़ैसला है कि तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़े की सज़ा मिलनी है। अच्छा, एक बसीरत आपकी क्या कहती है? आप माजी में भी लीडर्स को देखते रहे हैं, जब भी मुश्किल सूरत हाल हो तो थोड़ा सा आपको किनारा कश हो जाना चाहिए ना, गोशा आफियत में चला जाना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन रास्ता जो हमारे सियासतदान इख्तियार करते हैं वो जिला वतनी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों मरहुमा या नवाज शरीफ साहब हों, तो इसमें उनको ये ऑफर की गई और कहा गया कि उन्होंने इनकार कर दिया। ये है जहाँ वो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं बाकी ईमानदार लीडर्स से। आप क्या समझते हैं, उनको ये सूट करेगा अगर वो इस मौके पर इस बात पे आमादा हो जाते हैं कि वो बैरून मुल्क उनकी सियासत को सख्त नुकसान होगा। एक बयानिया बनेगा कि तो भगौड़ा निकला, अपने लोगों को मरवा दिया और ख़ुद भाग गया। और इसीलिए मेरा ख्याल है बुशरा बीबी का जो केस है वो भी ज़्यादा तेज़ हो गया है, उनको बुलाया जा रहा है बार बार। अच्छा, आज भी उनकी पेशी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, इनकी वॉइस मैचिंग करनी है, तो वो उनकी ज़मानत में 12 तारीख तक इस महीने की तोसी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके जो शख्सियत है वो इस बात पे आमादा नहीं होंगे। ये तो हो सकता है कि वो घर बैठ जाएं, घर में नज़रबंद हो जाएं और पार्टी में इनएक्टिव होना कबूल कर लें कुछ शराइत पर, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि वो मुल्क से बाहर जाएंगे, क्योंकि अगर वो मुल्क से बाहर गए फिर तो सियासत ही उनकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके बयानिए को बड़ा शदीद नुकसान। लेकिन नवाज शरीफ साहब के तो सियासत को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नवाज राना साहब तो कह रहे हैं आज भी उनका वोट बैंक है। की सियासत की डायनामिक्स और है और जो पीटीआई चेयरमैन की सियासत की डायनामिक्स और है। इनकी सियासत जो है मिडिल क्लास में ज़्यादा, अपर मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता तबके में है, जबकि नवाज शरीफ जो हैं वो ट्रेडर कम्युनिटी और मर्केंटाइल के लीडर हैं और उनको यानी लोअर मिडिल क्लास और की उनको अपील है। सेंट्रल पंजाब में और पंजाबी उनसर भी एक है जो उनको, ये तो तब पता चलेगा ना जब मैदान सजेगा कि किसका वोट बैंक इफेक्ट हुआ और किसको डेंट पड़ा, कैसा डेंट पड़ा। ये तो फैक्टर्स तभी सामने आ सकते हैं जब बाकी इलेक्शंस का मैदान पाकिस्तान में सजे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो वाला इलेक्शन। और जनरल साहब, जैसे अभी बात की सियासत की डायनामिक्स की, अभी इस सिचुएशन में जब से पीडीएम की गवर्नमेंट रुखसत हुई है और ये निगरान आए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सारी सियासी क़यादत जो अब तक हुक्मरान रही है वो ला ताल्लुक़ है अवाम के मसाइल से, कोई बात नहीं करता और ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं करते, बल्कि ब्लेम गेम चल रही है। आप क्या ये नहीं समझते कि अवाम और सियासी क़यादत के दरमियान अब जो खलीज पैदा हो रही है ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है? जी, मैं बड़े अरसे से एक ये बात करता रहा हूँ कि डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान के मेजर स्टेक होल्डर्स सारे सिस्टम से अपने आप को अलहदा करके बैठ जाएंगे, और सूरत हाल जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो उसके काफ़ी करीब तर है। इसमें जो सियासी लीडरशिप की आप बात कर रही हैं उनका कभी भी अवाम की बेहतरी के लिए कभी भी उनकी सोच नहीं रही। जो सोच थी वो या तो इलेक्शन टू इलेक्शन
ऑप्टिकल इल्यूजन खड़े करके ये मोटरवे बनाती है कैसी है, या और ट्रेन देख लें कैसी है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल वो कभी भी मतमाय नजर नहीं रहा हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों का। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू इस वक्त सामने है, जिसमें पहले भी आप सर्च की थी, कि सियासी जमातों के पास, जिस वक्त पीडीएम की सियासी जमातें खास तौर पे, उनके पास बयानिया नहीं है। अब एक बयानिया जिसकी अब बड़ी दबी दबी अल्फाज में आप सुन रही हैं कि तकरीबन तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे पीडीएम में, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से इस बात का इजहार करने की कोशिश की है कि अब जो कुछ भी खराब हो रहा है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। जब केयर टेकर को ब्लेम करते हैं तो फिर आप समझिए ब्लेम किसकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो बयानिया बनाने की जो कोशिशें हैं, इसमें वो अपना बहुत कुछ खो चुके हैं इस वक्त। आज मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएं, 2 महीने बाद आ जाएं, वो आके अवाम को क्या बताएंगे? उनके वोट बैंक की राना साहब बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वोट बैंक तो हिस्ट्री है एक उनकी, उसमें कोई शक नहीं है, और नून लीग का वोट जो है वो लेके आने वाले भी मियां नवाज शरीफ होते हैं। लेकिन अब बहुत सारी चीजें और बदल चुकी हुई हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है वो मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। नंबर 2, नून लीग के अंदर के जो डायनामिक्स हैं वो भी इतने पॉजिटिव नहीं है कि नवाज शरीफ हम आएंगे और वो आके छा जाएंगे सारा कुछ। ऐसा होने वाला नहीं है अभी, क्योंकि इसमें बाकी चीजों के अलावा ये चीज भी याद रखिए कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने में मियां नवाज शरीफ साहब का मेन रोल था इसमें। आज अगर शहबाज शरीफ साहब का फेलियर है, इस फेलियर के पीछे बहुत बड़ा रोल मियां नवाज शरीफ साहब का है। इसहाक डार साहब ने दिल पॉजिटिव ने कहना शुरू कर दिया, देखिए जी मैं आया था, दौरा नीचे करना शुरू हो गया, मैं वाशिंगटन गया हूं तो पीछे खुफिया हाथों की वजह से फिर खराब हो गया काम। किसको ब्लेम कर रहे हैं? हुकूमत उनकी थी, वजीर आजम उनके थे, वजीर खजाना वो थे, स्टेट बैंक के गवर्नर उनके थे, सब कुछ किसने कर दिया सारा कुछ ये। तो इस वक्त जो पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं, उनके पास अवाम के पास लेके जाने के लिए, बेचने के लिए कुछ चूरन है नहीं है, वो चूरन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस सूरत हाल में जो जिम्मेदारी कोशिश की जा रही है केयर टेकर पर डाला जाए और केयर टेकर के जरिए किसी और को निशाना बनाया जाए, आप देखिएगा मुझे शक ही पड़ता है कि आंदा ये बनेगा। दूसरी बहुत बड़ी सूरत हाल वो ये है कि देखिए गुज़श्ता तकरीबन 1 माह में अगर आप काउंट करें तो 83-84 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हुए हैं। और कल का चित्रावला जो था ना, उसको हम थोड़ा रीड अगर मुख्तलिफ चीजें करें तो और आपको नजर आएगा इसमें। 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा है। उस दिन नॉन जो टेररिस्ट इलाके हैं, कुनड़ और इस इलाके से, नूरिस्तान से, वहां से पाकिस्तान पर हमला होता है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अफगान हुकूमत को बताती भी हैं, लेकिन वहां पे कोई रोकने को तैयार नहीं है उनको। और इसमें आप देखिए कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका किस कदर सेंसिटिव है सीपैक के हवाले से, और सीपैक के दुश्मन कौन बैठे हुए हैं पीछे। वहां पे कुछ अरसे से जो खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कुछ एक टेंशन पाई जाती है। आज भी अगर वहां पे कुछ चिंगारी फेंक देता जी, अगर वहां पे खुदा न खास्ता कुछ चिंगारी फेंक दे और अफगानिस्तान की तरफ से ये हो, तो इस सूरत हाल को संभालने के लिए कौन आएगा इस बीच में? कोई आने को तैयार नहीं होगा इसमें। ये सब एक गेम खेली इन्होंने, इलेक्शंस के लिए कोई तैयार नहीं है इनमें से। ये चाहते ये हैं कि इतना टाइम गुजर जाए कि सारा मलबा ये केयर टेकर पे डाल के फिर मैदान में आए, देखें जी 80 तो बहुत चंगा कम कर गए सी, अब बताएं क्या हो रहा है। ये यही वजह है कि आर्मी चीफ ने अपनी जाती रेपुटेशन दाव पे लगाकर फौज को, मैं बार बार ही कह चुका हूँ कि बहुत बड़ी रिस्क ली है ये जो हम SIFC की बात कर रहे हैं, हम दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, काफी प्रोग्रेस उसमें हो चुकी हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड आके उनके जो फवायद है अवाम तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, वो टाइम कितना है, कब तक होगा, कैसे इसको हम करेंगे इसको। और इस दौरान अवाम जो महंगाई के उसमें चक्कर में पिसी हुई है, बिजली महंगी से महंगी तर होती जा रही है, फ्यूल महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। इस सारे हालात को संभालने के लिए आपका जो ज़राअत का शोबा है वो भी इफेक्ट हो रहा है इसमें। अगर वो इफेक्ट हो गया खुदा न खास्ता नेगेटिवली, तो आप देखिए कि 60 से 70% जो पाकिस्तान की आबादी है अब भी इस पेशे से मुंसलिक है। अगर वहां पे बेचैनी फैली तो पाकिस्तान के लिए हालात बिगड़ने, संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से पहलू हैं जनरल साहब जिनकी आपने निशानदही कर दी। अब आप कह रहे हैं कि पता नहीं कब जाके रिलीफ मिलेगा, तो हो गए रिलीफ के इंतज़ार में। अब तो और उस दौरान सूरत हाल बदतर ही हुई है कि मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की।
अब इतनी पोलराइजेशन जहाँ जहाँ का आपने इशारा किया उसके अलावा भी बढ़ चुकी है, और जिस नहज पे हम हैं ज़्यादा स्पिरिट चाहिए आपको, कौमी जज्बा ज़्यादा चाहिए, तहाज़ ज़्यादा चाहिए, लेकिन कहाँ से आएगा, कैसे हम वो इंटेंशन लेके आएंगे जिससे ये मसाइल हल हो सकें वंस फॉर ऑल। ब्रेक के बाद आके बात करें। वेलकम बैक टू द शो। और ऐसे वक्त में जब कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनके रहनुमा बात नहीं करे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ माजी के किस्से छेड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। MQM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या किया, आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया था। माजी की बात करें, माजी का किस्सा छेड़े हैं, पता नहीं इसका मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है। बहरहाल लेकिन राना साहब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि इस वक्त इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जो शायद इससे पहले कभी नहीं थे, माजी में नहीं थे, जिस वक्त जितनी सिचुएशन इस वक्त कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इररेलेवेंट होकर अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पर आपके ख्याल में क्यों लगा रही हैं? वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि गेम इज़ ओवर फॉर देम या कोई और मामला है? देखिए आयशा, सबसे बड़ी बात ये थी कि 13 जमातें, एक पार्टी बाहर थी सिर्फ, बाकी सब की सब जमातें जो थी वो हुकूमत के अंदर थी। और अगर 13 की 13 जमातें जो हैं 16 माह के अरसे में अगर वो डिलीवर नहीं कर सकी तो दैट मीन्स कि उन्हें बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और इतना बड़ा डैमेज हुआ है कि वो उसको शायद सस्टेन न कर सकें, और उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। अब वो ब्लेम गेम में, जैसे मौलाना साहब जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़े काबिल इज्जत हैं, और वो मौलाना साहब जो है जरदारी साहब को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। कल आप देखेंगी जनाब के यहाँ पे नून लीग वाले किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, या इसी तरह वीजा बेस चलता रहेगा काम। द पॉइंट इज कि 16 जमातें जो है 13 जमातें जो है 16 माह में डिलीवर नहीं कर सकी। तो हमेशा ये कहा जाता रहा कि जनाब फला जमात आ जाएगी तो डिलीवर कर देगी, फला आएगी तो। अब मसला ये कि सारे एक्सपोज हो चुके हैं, A to Z एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है। और जब एक्सपोज हो चुके हैं सारे, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कैसे, ये किस मतलब कैसे कह रहे हैं ये कि लेट्स गो फॉर द इलेक्शंस। भाई इलेक्शंस में तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे 1 अरब रुपया दें अपने किसी बंदे को जो आप लोगों ने दिए, उनको फंड्स दिए हैं, चाहे 2 अरब दें चाहे 10 अरब दें, द पॉइंट इज कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए फिर भी जाना तो लोगों के पास पड़ेगा ना। सही है। तो जब लोगों के पास जाएंगे तो व्हाट विल यू सेल टू देम? उनको बेचेंगे क्या? उनको कहेंगे क्या आप कि आपने 16 महीने में किया क्या? ठीक है। तो देयर इज नथिंग टू गिव टू द मासेस। ये बात आपकी अपनी जगह पर अहम है। हाँ, एंड सिचुएशन टू A to Z। हाँ ठीक है राना साहब, असल में वक्त मुख्तसर है और इसमें तो नया फार्मूला अदनान आदिल साहब ने दिया कि सबको छोड़े रेफरेंडम करा लें। और रेफरेंडम किससे मुतालिक होगा ये तो अदनान आदिल साहब के पास जाके जानेंगे, लेकिन मुझे अबूजर आप सुन रहे हैं राना साहब की दलील। उनका इस्तिदलाल ये है कि जब मसाइल हल नहीं होने और पॉलिटिकल पार्टीज मुंह दिखाने का भी नहीं, इलेक्शन की मशक का फ़ायदा क्या होगा? ये सवाल अपनी जगह पर अहम है। आप कहते हैं कि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हैं वो होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उससे मसाइल ही हल ना हो तो फिर वाकई आप नहीं समझते ला हासिल होगी ये मशक? राना साहब ने ये बोला कि अगर इनसे मसाइल हल नहीं हुए तो इनको इलेक्शन में जाने का फ़ायदा क्या है, ये किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की, और जो वो मुंह है वही मुंह इलेक्शन में लेके जाना है। जो आपकी परफॉर्मेंस है वही आपने इलेक्शन में जाके लेके जानी है। फिर लोग आपको बताएंगे, लेट पीपल जज यू कि आपने क्या कारस्तानी की है, क्या आपने परफॉर्मेंस की है, जो आपने प्रोमिसेस की थी कि आपने डिलीवर नहीं किया। अगर आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है तो आपको आपकी अवाम ही सजा देगी। यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा दस्तूर कहता है। इसी वजह से पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो। अगर आपने बेड़ा गर्क किया है इकोनॉमी का 16 महीने में, 13 जमातें 14 जमातें जितनी भी हैं, तो आप जवाबदेह हैं। और जवाबदेह हैं आप अवाम को। इनका मैंडेट लेके आप बैठे थे कि जी हमारे पास मैंडेट है ये फैसले करने का, फिर आपको अवाम सजा देगी। और यही तरीका होता है, यही जमहूरियत का हुस्न है कि आपको अवाम ने ही जो आपको एग्जामिन करना है और आपको कटहरे में लेके आना है और आप उसका जवाब दें, आपको अवाम सजा देगी। बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ आ गई। अकाउंटेबिलिटी आपके इलेक्शन की सूरत में होती है अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं, ये बात क्लियर होगी। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मुझे जानना है, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट जून में रिटायर्ड हुए, लास्ट जो रजिस्ट्रार थे वो रुखसत हुए, लेकिन जाते जाते जस्टिस बंदेयाल का ये अपॉइंटमेंट करके जाना, मुस्तकबिल क्या है इनका?
देखें, रजिस्ट्रार जो हमारे यहाँ होता है वो आमतौर पे जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं उनकी ही मर्जी का होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर काजी फायज ईसा साहब अभी बन रहे थे एक हफ्ता बाद चीफ जस्टिस, तो उनको उनका इंतज़ार करना चाहिए था और उनको ही बनाने देना चाहिए था। और अगर वो बन जाते हैं तो वो फिर ही कैन रिमूव इट एंड ही कैन गेट हिज ओन रजिस्ट्रार जो उनको चाहिए, जो वो चाहते हैं रजिस्ट्रार होना चाहिए। दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन बंदयाल साहब को नहीं अपॉइंट करना चाहिए था। जब कंटिन्यू किया पिछले के साथ तो उसके साथ और उनको डिसाइड करना देना ये चाहिए। है गैर जानिबदार तज्जिया। इस सिचुएशन में ऐसे गैर जानिबदार तज्जिए ही वक्त होते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। नानादर साहब, जिस तेज़ी से ट्रिकल डाउन इफेक्ट मईशत का जारी है, उस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि ख़बरें भी इस नौयत की आ रही हैं जिससे थोड़ा दिलासा मिल रहा है। क्रैक डाउन किया जा रहा है बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर, और अभी अभी सुनो पे ही ये टिकर्स हम चलते देख रहे हैं कि 400 यूनिट तक भी रिलीफ दिया जाना है जो बिजली सारिफीन हैं। आपको लगता है कि जो रिलीफ होगा ये देर पा होगा और बाकी सभी तक मुंतकिल हो सके? मेरे ख्याल में तो ये रिलीफ ही नहीं है। आप किस्तें ही कर रहे हैं ना बिलों की, पैसे तो आप पूरे लेंगे उनसे, सिर्फ उनको किस्तों में 3 इंस्टॉलमेंट कर देंगे, किस्तों में खुदकुशी करवाएंगे हैं। मतलब अब वो आदमी जो इस मरतबा किस्त देगा, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, बोझ तो उस पर उतना ही पड़ा ना। एक आदमी की 30-35 हज़ार आमदन है, उसने बच्चों को खिलाएगा क्या, बिल क्या देगा, फीस क्या देगा। पाकिस्तान की जो 60% दौलत है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। ये पूरा सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। जो गरीब आदमी है वो तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अब मुश्किल हो गई। आप देखें 85 रुपए की जब चीनी थी तो इन्होंने 2.5 लाख टन चीनी जो है ना बरामद कर दी। अब ब्राज़ील से 1 लाख टन चीनी बरामद कर रहे हैं 220 रुपए के रेट पे। ये सारे अशराफिया के फैसले अब ये पीडीएम हुकूमत ने ये किया है तो ये क्यों नहीं अपने गुनाह को तस्लीम करते? अवाम को पता होना चाहिए कि इन्होंने इजाजत दी 2.5 लाख टन चीनी और फिर स्मगल भी होने दी अफगानिस्तान। यानी हमारा जो 85 रुपए वाली चीनी थी वो अफगानी ले गए और हम 220 रुपए की ब्राजील से मंगवा रहे हैं जो कि कम मीठी होती है, और उस पर कितना खर्चा आएगा शिपिंग का। तो आप देखें तासीर भी बता दिया इतना एनालिसिस, डीप एनालिसिस मिलेगा कि चीनी मीठी होती है या नहीं होती। डबल डालनी पड़ती है। आप रेफरेंडम की क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि आपका ये सिस्टम नहीं डिलीवर कर रहा। ये आइन जब से बनाया है, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, किसी अपोजिशन हारने वाली जमात ने नताइज को नहीं माना। पीटीआई जीती तो इन्होंने नताइज नहीं माने, जब नून लीग जीती पीटीआई ने नताइज नहीं माने, भुट्टो जीता तो पीएनए ने नहीं माने, आईजेआई जीती तो पीपल्स पार्टी ने नहीं माने, पीपल्स पार्टी जीती तो नून लीग ने नहीं माने। आज तक इस आइन के तहत इलेक्शन के रिजल्ट नहीं तस्लीम किए गए। ये आइन जो है नाकिस है, डिलीवर नहीं कर सका। बराए मेहरबानी नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें और जो इख्तियारात हैं उनको ज़िले की लेवल के ऊपर डिवॉल्व करें ताकि लोग मुकामी सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे अपने मसाइल हल कर सकें। एक दूर दराज राजनपुर में जो स्कूल है उसको लाहौर से बैठकर कैसे मॉनिटर किया जा सकता है? वहाँ के अस्पतालों की हालत आप देखें। वज़ीर आला सियालकोट गए, खून आलूद जो बेडशीट्स थी, सफाई का नाकिस इंतज़ाम था, लाल बेग थे। ये अगर वहीं सियालकोट के जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया बाख्तियार हो वही अस्पताल और वो चलाए तो मुल्क ज़्यादा बेहतर। ये तो आज तक जिन्होंने ऐसी ज्यादतियां की हैं कि उसको निचली सतह तक इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं होने दिया, वो सब इन हालात के जिम्मेदार हैं। लेकिन एलीट कैप्चर है और जो परसेंटेज बता रहे हैं 60% ऑफ वेल्थ जो है 5% के पास है। जनरल साहब, माइट इज राइट इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में क्यों ऐसा है? और जो सियासी गलतियां हुई हैं उनका मलबा हर बार अवाम पे ही क्यों गिरता है? देखिए, दैट इज हाउ द सिस्टम इज गेयर्ड। आइन की एक तशरीह ये भी है कि आइन का मतलब ये है कि अवाम को गवर्नमेंट से बचाना, और यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने आइन को इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने के लिए, और अभी यही हो रहा है। आप देखिए ना, कता नज़र के कौन जीते कौन हारे, गुज़श्ता 1.5 साल से आप देख रहे हैं आइन के साथ जो हो रहा है। ये आइन में इतनी सख्त ही नहीं है कैसे लोगों की पकड़ कर सके। जब आइन में इतनी सख्त नहीं है और आइन को बिगाड़ने में माशाल्लाह हमारी जितनी ये खास जमहूरी पार्टियां हैं, चाहे पीस पार्टी है चाहे वो नून लीग है, इनका बड़ा मेजर रोल है। आप 18वीं तरमीम के नुकसान देख लीजिए, उसके बाद जो 19वीं तरमीम हुई है उससे नुकसान देख लीजिए। वो तो बिलावल भुट्टो ने खुद भी कहा है कि भाई हमें ब्लैकमेल करके तरमीम कराई गई। तो जब आपके हालात ये हैं और आपके जो सो कॉल्ड जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है या जो इज्तिमाई दानिश जिसको हम वोट दे के वहां भेजाते हैं, उनका ये हाल है कि वो ब्लैकमेल होकर आईनी में तरमीम करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? वोट आप दे के भिजवाते हैं ना जनरल साहब, अवाम को देने देना कभी वोट। अच्छा, 1-2 और चीजें बताऊं आपको।
एक तो राणा साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सेकंड किया। मैं बहुत अरसे से अब यही कह रहा हूँ कि पीडीएम में सकत नहीं है आवाम के पास जाने की। आज राणा साहब बोले हैं, इससे पहले मौलाना साहब बहुत बातें कर चुके हैं। तो इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, मुझे उसमें डर ये लग रहा हुआ है कि ये इसी बहाने को, इसको बहाना बनाकर यही लोग अपने ही जो कारनामे हैं उनके खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। कि आप देखिएगा, ये मुझे डर है इस चीज का ये। और ये लोग जब खड़े होंगे तो फिर हालात को बिगाड़ने में जो रोल ये प्ले करेंगे, उसको पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए। आज भी मैं पढ़ रहा था, जैसे पहले बात हुई थी, पन बिजली की रेट बढ़ा रहे हैं। पन बिजली का रेट बढ़ेगा तो आवाम हमें नहीं, वो हमारा टीका हमें नहीं लगेगा, सबको बाकी सबको लगेगा टीका इसका जी। तो ये तो कोई हल, फैसलों के पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। वज़ारत ख़ज़ाना कह रही है कि इन्फ्लेशन का रेट 29 से 31% हो जाए। और जब किसी जगह 30% इन्फ्लेशन रेट हो तो 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं। नालायकी और नहली के नए रिकॉर्ड, और ऐसे फैसले करने वाले भी इस तरह के मनसब पे फायज हैं जो ऐसे फैसले करते हैं जिनका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। कब पता नहीं कब जाके सिचुएशन में चेंज आएगा, तब तक इंतजार ही फरमाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।